साइबर एक्सीलेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करता है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आज आप सभी का लेक्चर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं विभांशु जोशी, पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इसके पहले मैं 1999 से लेकर 2004 तक भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल भवन, जो मानव संसाधन मंत्रालय की स्वायत्त संस्था है, उसका बोर्ड मेंबर रहा और कई राज्यों का प्रभारी रहा। तो आज जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और मेरे साथी देशदीप चतुर्वेदी जी के निर्देश पर मैं आपसे बच्चों के संरक्षण पर बात करने आया। जब हम बात करते हैं बाल संरक्षण की, तो बाल संरक्षण के 4 प्रमुख अंग होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि बच्चे को जीने का अधिकार मिले, बच्चे को सुरक्षा का अधिकार मिले, तीसरा बच्चे को विकास का अधिकार मिले, और चौथा है बच्चे को भागीदारी का अधिकार मिले। तो ये 4 तरीके के संरक्षण जब बच्चे को मिलते हैं, तब हम मानते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और जो हमारे स्कूल होते हैं और जो आप जैसे जिन स्कूलों के प्रतिनिधि होते हैं, बच्चे को सिर्फ शिक्षा नहीं मिलती, वहां पर बच्चे को शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है और सुरक्षा मिलती है। तो स्कूलों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बच्चे के सर्वांगीण विकास की है, और उसमें जो संरक्षण के जो 4 प्रमुख हिस्से हैं, उनके सुरक्षा की भी जिम्मेदारी स्कूलों के अंदर आती है। स्कूलों की जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो स्कूलों की सुरक्षा बच्चे का घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर तक सुरक्षित पहुंच जाना, यह स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी में आता है। तो बच्चा स्कूल घर से निकले और घर तक सुरक्षित पहुंच जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज का जो विशेष सत्र है, जब हम बाल संरक्षण की बात करते हैं तो ढेर सारे कानून है, किशोर न्याय अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम है, ऐसे अनेक कानून है जिन पर मैं कभी आपसे अलग से बात करूंगा। आज जो हम लोग का जो सत्र है, वो विशेषकर है पॉक्सो एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का सुरक्षा अधिनियम 2012, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि छोटे में हम इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। तो आज का हमारा सत्र इस पॉक्सो एक्ट पर है, और ये बच्चों की लैंगिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। तो अब जैसे हम बात करते हैं इस अधिनियम की, तो इसमें आप देखेंगे इस अधिनियम में आपको 4 महत्व प्रमुख शब्द दिखाई देंगे। पहला शब्द आप इसमें मिलेगा प्रोटेक्शन, संरक्षण, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस कानून में बच्चों को 3 तरीके के संरक्षण दिए गए हैं। पहला संरक्षण यह है इस कानून में कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरा संरक्षण इस कानून में जो बच्चे को दिया गया है वह यह कि पीड़ित बच्चे को पुनः पीड़ित होने से बचाना। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह पुनः पीड़ित होने का से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तीसरा बड़ा संरक्षण जो पीड़ित बच्चे को इस कानून में दिया गया है, वह है ट्रीटमेंट एंड कंपनसेशन, उपचार और क्षतिपूर्ति। तो इस तरीके से इस कानून में 3 तरीके के प्रोटेक्शन जो है वो बच्चे को दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे, इसमें अंग्रेजी में दूसरा शब्द आता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कानून कहता है प्रोटेक्शन किसको, अर्थात चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन मतलब क्या? तो देखिए,
भारत के कानून में अलग अलग जगह बच्चे की व्याख्या करी गई है। जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट जो है उसमें बच्चे की परिभाषा में कहा गया है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा कहलाएगा। वो किसमें लिखा गया है? पॉक्सो एक्ट में बच्चे की परिभाषा में यह लिखा गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम होता है तो वह बच्चा कहलाएगा। अब हम देखते हैं व्यक्ति, अक्सर क्या होता है जब हम इसमें अंग्रेजी में चिल्ड्रन शब्द तो ठीक है, जब हिंदी में हम इसको बालक शब्द पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह बालक मतलब लड़का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बालक मतलब कॉमन जेंडर पर्सन, लड़का या लड़की दोनों। तो ये जो कानून है वो आप लिख लें अपने कागज पेन पर कि ये जेंडर न्यूट्रल है। यह कानून जो है वह जेंडर न्यूट्रल। किन किन साथियों के पास पेन है जरा दिखाएंगे? हमारे किन किन साथियों के जरा पेन, कैमरे के सामने पेन दिखाएं मुझे। यस। और जिनके पास नहीं है कृपया पहले पेन की व्यवस्था कर लें। और एक सादा कागज छोटा सा, ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं कहूंगा लिखने की। थैंक यू महेश, थैंक यू महेश, थैंक यू। यस पेपर, यस यस हेमंत जी, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। तो प्लीज जिनके पास पेन ना हो तो कृपया पेन ले लें और कागज ले लें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी 5-6 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लिखवाना चाहूंगा। आप लोग लिख लेंगे तो आपको मेरे सत्र में को याद रखने में बड़ी आसानी होगी जी। तो जो हम बात कर रहे थे बालक, बालक अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। तो ये कानून कैसा है? जेंडर न्यूट्रल है, अर्थात ये कानून लड़का और लड़की दोनों के लिए कानून है। तो इस कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का और लड़की को 3 तरीके के संरक्षण दिए गए हैं। कौन कौन से 3 तरीके के संरक्षण? अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पीड़ित बच्चे को पुनः पीड़ित होने से बचाना होगा, पीड़ित बच्चे को उपचार और क्षतिपूर्ति मिले। किसको मिले? 18 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि इस कानून में तीसरा जो शब्द आता है वो आता है प्रोटेक्शन पर हमने बात करी, ऑफ चिल्ड्रन पे हमने बात करी। अब हम बात करते हैं तीसरा शब्द आता है सेक्सुअल ऑफेंसेस। दोनों शब्दों को जोड़कर हम पढ़ेंगे, वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस अर्थात लैंगिक अपराध। तो इस कानून में 4 तरीके के लैंगिक अपराधों के बारे में बताया गया है। किस कानून में 4 तरीके के लैंगिक अपराधों में बताया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, छोटे में जिसे हम बोलेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 में 4 तरीके के लैंगिक अपराधों के बारे में बताया गया है। कलम तैयार कर लीजिए। पहला जो लैंगिक अपराध है जो इस कानून में आपको बताया गया है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 में इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। समय मिला तो आपको और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे तरीके का लैंगिक अपराध होता है लैंगिक हमला। पहला था प्रवेशन लैंगिक हमला, दूसरी श्रेणी में आता है लैंगिक हमला। इसके बारे में धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 में विस्तार से बताया गया है। तीसरे तरीके का जो लैंगिक अपराध होता है वो है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये तीसरे तरीके का। पहला हमने बात करी थी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला। दूसरा सिर्फ लैंगिक हमला। तीसरा लैंगिक उत्पीड़न। चौथा लैंगिक अपराध जिसके बारे में पॉक्सो एक्ट में परिभाषा दी गई है वो है अश्लीलता में बच्चों का इस्तेमाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोर्नोग्राफी। आप लोग सुनते होंगे पोर्न फिल्म, पोर्न फिल्म। पोर्न फिल्म जो होती है वो पोर्नोग्राफी का छोटा सा शब्द है। तो पोर्नोग्राफी मतलब अश्लीलता में बच्चे का दुरुपयोग करना बहुत चौथे तरीके का लैंगिक अपराध माना जाता है। तो ये चार तरीके के लैंगिक अपराधों के बारे में इस कानून में बताया गया है। किस कानून में बताया गया है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012। अब हम बात करेंगे कि यह कानून जो है वो है क्या, इस कानून के अंदर और क्या क्या है। जब हम इस कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत जरूरी है कि यह कानून कब से लागू हुआ, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, दो तरीके के लॉ होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वह पुरानी तारीख से लागू नहीं माने जाते, अर्थात जिस तारीख से वो लागू होते हैं उसी तारीख से उस कानून का के अंतर्गत अपराध को दर्ज किया जा सकता है। तो यह कानून किस तारीख से लागू हुआ यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कलम कागज तैयार कर लीजिए। 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 केम इनटू फोर्स, यह कानून भारत देश में लागू हुआ। अब 14 नवंबर आपको इसलिए 2012 याद रखना है कि यदि 14 नवंबर 2012 से पहले का कोई भी प्रकरण इस कानून के अंदर दर्ज नहीं हो सकता, और 14 नवंबर 2000 और 14 नवंबर 2000 बाद के से कोई भी लैंगिक अपराध जो है बच्चे के साथ होता है तो वह इस कानून के अंदर दर्ज किया जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 14 नवंबर 2000 पहले का अपराध जो है वो इसमें दर्ज नहीं होगा। जब हम बात करते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की, तो इस कानून में यह खास बात है कि इसमें बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर प्रक्रिया भी है, अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसीजर भी है, और पनिशमेंट भी है, अर्थात हिंदी में बोले तो सजा भी है। तो यह किताब, यह कानून सजा और प्रक्रिया दोनों के बारे में विस्तार से बताता है। आमतौर पर हमारे जो भारत के कानून में व्यवस्था में दो मेजर एक्ट हैं, जिसमें सजा के लिए हम आईपीसी का इस्तेमाल करते हैं, आईपीसी 1860, और प्रक्रिया के लिए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों को लेकर बात करते हैं तो यह पूरा सब कुछ आईपीसी और सीआरपीसी जो लैंगिक अपराधों से बच्चों के मामले में जुड़ा हुआ है वो उसमें पूरा समाहित है। इसमें सीआरपीसी भी है और आईपीसी भी है। जहां जिन जिन बातों की यहाँ पर व्याख्या नहीं करी जाती है उनको सीआरपीसी से लिया जा सकता है। आमतौर पर जो कानून बनते हैं उनमें सिर्फ सजा के प्रावधान होते हैं, प्रक्रिया के लिए अलग से कानून बनाया जाता है, लेकिन इसमें सजा भी है और प्रक्रिया भी है। यह कानून जब आया था तो इसके साथ इसमें कुछ रूल्स भी इसके साथ आए थे। तो पहले आता है अधिनियम, उसके बाद आता है उस कानून का नियम। लेकिन उस नियम में काफी परिवर्तन हुए और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 लिख लें, 2012 वाला पूरा समाप्त हो चुका है। अब है
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020। नियम जो है वो अधिनियम की विस्तार से व्याख्या करते हैं। 2012 का जो कानून आया, पॉक्सो एक्ट का जो कानून आया, उसके बाद इसमें काफी संशोधन हुए। उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी ने संशोधन किया। उसमें आपको मालूम होगा कितना विस्तार से चर्चा हुई थी कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि बलात्कार होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। वो अमेंडमेंट हुआ। इस तरीके से इसमें जो है कई 3 बड़े अमेंडमेंट हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो वो क्या क्या अमेंडमेंट हुए, उनके कारण इस कानून में क्या बदलाव आया, उसकी बात जो आपसे जुड़ी आज के इस सत्र में, जो आज 17 अक्टूबर 2023 का जो आपका सत्र है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजित सत्र है, इसमें सिर्फ मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा जो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, जिनको आपको विशेष तौर पर जानना बहुत जरूरी है। जो लोग, ऐसे लोग जो बच्चों के बिल्कुल करीब हैं, उन्हें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और वह भी किसी कानून के दायरे में कोई गलती स्वयं भी ना करें। तो दो बातें हैं, पहला तो बच्चा सुरक्षित हो, दूसरा मेरे द्वारा या आपके द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि बच्चे की असुरक्षा में हमने कोई गलती करी हुई हो। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी वो संस्था होती है जो बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को दर्ज करती है एफआईआर के आंकड़ों पर। तो वर्ष 2007 में हम हम जो अभी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो कानून है 2012 में आया, लेकिन ये अचानक से समाज पर नहीं थोपा गया, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया, सतत प्रयासों के तहत ये कानून देश में हमारी भारत की संसद ने लागू किया था। तो कैसे लागू किया था, हम बात कर रहे थे एनसीआरबी की। एनसीआरबी के 2007 के आंकड़े ये कहते हैं कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। तो जब 2007 में ये बात सामने आई तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अध्ययन कराया। अब आप कहेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बारे में अध्ययन क्यों कराया? तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसलिए इस पर अध्ययन कराया कि जो भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी होती है बच्चों के मामले में, वो महिला एवं बाल विकास विभाग ही मानी जाती है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने जो अध्ययन कराया उसका नाम था स्टडी इन चाइल्ड अब्यूज इंडिया 2007। तो उस अध्ययन में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये आंकड़े ये कहते हैं कि 53% 53% बच्चे अलग अलग तरीके के लैंगिक अपराधों से पीड़ित पाए गए। कितने प्रतिशत? 53% बच्चे। जब बच्चों से मान लीजिए जैसे उन्होंने 100 बच्चों से बात करी तो 100 बच्चों में से 53 बच्चों ने कहा कि हम अलग अलग तरीके के लैंगिक अपराधों से पीड़ित हुए हैं, हमारे साथ अलग अलग तरीके का लैंगिक अपराध हुआ है। कौन कौन से लैंगिक अपराध? प्रारंभ में हमने आपको बताया था 4 तरीके के लैंगिक अपराध, प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लीलता, ये 4 तरीके के। तो इन 4 तरीके के अलग अलग तरीके से के अपराधों से बच्चा 53% पीड़ित पाया गया। अब इस आंकड़े में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आता है, वह यह कि 80% बच्चों ने कहा कि हमने शिकायत नहीं करी, हमने अपने साथ हुए अपराध को किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। तो अब आप सोचिए, जरा चिंतन करिए, हम सब आप मिलकर, ये एनसीआरबी तो 2007 में कह रही थी कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं,
और एनसीआरबी के पास कौन से आंकड़े थे? जो एफआईआर के आंकड़े थे। यदि ये 80% बच्चे भी शिकायत कर देते तो आप सोचिए कि वास्तविक आंकड़ा शिकायत का कितना बड़ा होता। तो इसलिए ये माना जाता है कि बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं वह छुप जाते हैं, समाज में सामने नहीं आते। वह इसलिए आमतौर पर होता है कि बच्चे जो होते हैं आघात योग्य होते हैं, वह मासूम होते हैं। आघात योग्य मतलब अंग्रेजी में उसको शब्द हो जाता है वल्नरेबल होते हैं और बहुत मासूम होते हैं। इसलिए जो जो शैतान व्यक्ति है वह बच्चों पर अपने तरफ से अपराध कायम कर देता है। अब हम एक सवाल आपसे करते हैं जिस सवाल के जवाब से ही आप इस कानून को बहुत आसानी से समझने लगेंगे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, अध्ययन में सामने आया कि 80% बच्चे शिकायत नहीं करते। अब आपसे यह सवाल है कि ये जो बच्चे हैं 80% और उनके माता पिता, ये पुलिस में या स्कूल में या कहीं अन्य संस्थान में अपने साथ होने वाला अपराध की शिकायत क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते हो? मैं आप अपना जवाब टेक्स्ट में लिखते, बोलने का नहीं है, टेक्स्ट में लिखते जाएं। मैं आपसे सवाल फिर दोहराता हूं। बच्चों बच्चे के साथ जो लैंगिक अपराध होता है तो बच्चा अपने स्कूल में या पुलिस में या कहीं पड़ोस में या कहीं भी शिकायत क्यों नहीं करता? क्या कारण है कि बच्चा या उसके माता पिता बच्चे के साथ होने वाले अपराध की शिकायत नहीं करते और उसको दबा जाते हैं? क्या मजबूरी है उनके पास? आपको क्या लगता है साथियों? शुरू हो जाओ। शर्म की वजह से। बिल्कुल अच्छी बात कही हेमंत जी आपने। बिल्कुल भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है। जी, आप खुलकर बोले। बिल्कुल ये एकेडमिक प्लेटफॉर्म है। आपके विचार जो है वो, क्योंकि वह जागरूकता नहीं होती। बिल्कुल बहुत अच्छी बात, हम इस पर बात भी करेंगे। लोग का लाज के डर से के कारण भी। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। जी, नारायण प्रसाद जी आइए मैदान में। मान सम्मान के कारण। बिल्कुल सही जगदीश जी आपने बोला। नारायण प्रसाद जी, आशीष सोनी जी सामने दिखाई दे रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी बताइए। हेमंत जी आपने बता ही दिया है। देवी दयाल जी, जो लोग मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ वो भी आप समझे कि मैं उनका नाम लगातार ले रहा हूँ। जी, पूजा गौड़ जी, पूजा जी बताइए क्या लगता है कि क्यों बच्चे या उनके माता पिता शिकायत नहीं करते बच्चों के साथ होने वाले अपराध की? यस, रमेश रावत जी, बड़ी अच्छी कुटिया में बैठे हुए रमेश जी, बड़े झाड़ फानूस दिखाई दे रहा है। माता दुर्गा के दिन चल रहे हैं और हम बच्चियों की सुरक्षा की बात, बच्चे और बच्चियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और नवरात्र चल रहे हैं। आप में से अधिकांश लोगों का व्रत होगा। हो सकता है बहुत से लोग नंगे पैर भी आजकल चलते हैं। अ, बड़े पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों में आदमी पवित्रता की बात करता है। हम भी पवित्रता की बात कर रहे हैं। जागरूकता की कमी, बिल्कुल जगदीश जी आपने सही कहा, जागरूकता की कमी होती है। जी, तो जैसा कि आप लोग लगातार बोल रहे हैं और टेक्स्ट कर रहे हैं कि किन कारणों से बच्चे शिकायत नहीं करते, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आपकी बातें हैं बिल्कुल सही हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके माता पिता को समाज और परिवार के मान सम्मान का डर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा ही लगता है, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा के बारे में यदि बात ना करें, शिकायत ना करें तो ये तो दुख की बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम मुस्कुराते हुए अपने माता दुर्गा को याद करते हुए। सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव रहता है। बिल्कुल, बहुत परिवार के अंदर भी बहुत से अपराध होते हैं, ऐसे में परिवार का बड़ा दबाव रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मुझे भी लगता है, जो आपने भी बोला, बच्चों के या उनके माता पिता को ऐसा लगता होगा कि बच्चे की निजता भंग हो जाएगी। यदि वो शिकायत करेंगे तो बच्चे की निजता या गोपनीयता भंग हो जाएगी।
बड़े तबके में इस बात की जानकारी लोगों को। विद्या शंकर जी, बिल्कुल आपने सही लिखा। दूसरा बड़ा कारण मुझे और लगता है कि निजता भंग होने के अलावा कि बच्चों के माता पिता या उनको लगता होगा कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, जब वो कहीं अपने बच्चे की बात लेकर जाएंगे तो बच्चे की शायद रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। उनके दिमाग में, पीड़ित बच्चे के माता पिता या परिवार के दिमाग में ये भी होता होगा कि मुकदमा लंबा चलेगा, जैसा कि एक लोगों में आम धारणा है कि न्यायालयों में बहुत लंबे मुकदमे चलते हैं। चौथा एक बड़ा कारण उनको भी लगता होगा, बच्चे के भविष्य को खतरा उनको लगता होगा कि अपराधी बच्चे को पहचान जाएगा और आगे चल के बच्चे के खिलाफ वो कुछ ऐसा काम कर देगा जिससे कि बच्चे का जीवन खतरे में आ जाए। पांचवा जो बड़ा कारण ये भी मुझे लगता है, बच्चों के माता पिता को लगता होगा कि बच्चे की बात नहीं मानी जाएगी। छठा एक बड़ा कारण उनको ऐसा भी लगता होगा कि उनको गवाह ही नहीं मिलेगा इस मामले में, या उनको लगता होगा कि गवाह टूट जाएगा और मुजरिम छूट जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आ गया है, देखो, बॉडीगार्ड। कौन है बच्चों का बॉडीगार्ड? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012। कैसे है ये बच्चों का बॉडीगार्ड, हम आगे बात करते हैं। बच्चे की गोपनीयता भंग नहीं होगी, धारा 23 में विस्तार से बताया है। केस अपराधी के आरोपी के ऊपर केस रजिस्टर होगा, धारा 19। धारा 21 में विस्तार से बताया गया है। मुकदमा तेज चलेगा, धारा 35 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अपराधी से बच्चे को खतरा बिल्कुल भी नहीं है, धारा 36 और धारा 24 में तो विस्तार से बताया गया है। बच्चे की बात मानी जाएगी, धारा 25 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और गवाह नहीं टूटेगा और मुजरिम नहीं छूटेगा, धारा 29 में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए मैं शान से कहता हूं, आ गया है, देखो, बॉडीगार्ड। कौन है बच्चों का बॉडीगार्ड? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो साथियों, हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो कानून है, इसमें सजा के बारे में भी बोला गया है और प्रक्रिया के बारे में भी। इसमें प्रोसीजर भी है और पनिशमेंट भी है। अब हम जब बात करते हैं इस कानून की, तो इस कानून में कुल 46 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 46। और 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। तो हम पूरी की पूरी 46 धाराओं पर आज आपके सामने बातचीत नहीं कर रहे। हम सिर्फ उन धाराओं पर आपसे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिनको जान लेना आपको एक स्कूल शिक्षण संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिन धाराओं की जानकारी होनी चाहिए, उन पर आज हम यहाँ पर विस्तार से बात करें। तो हम बात कर रहे थे पॉक्सो एक्ट में सजा और प्रक्रिया पर। ये धारा है, सजा के मामले में ये कानून क्या कहता है, और ये धारा आपको क्यों मालूम होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सजा के मामले में ये कानून कहता है, अपराधी को उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है, अर्थात ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट। भारत के किसी भी कानून में जो ज्यादा सजा है वो मान्य होगी। उदाहरण के तौर पर आपको यदि सरल भाषा में हम बात करें, तो सरल भाषा में यह कानून ये कहता है कि यदि पॉक्सो एक्ट में इसी अपराध के लिए 5 साल की सजा है और उसी अपराध के लिए आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में 7 साल की सजा है, तो ये धारा 42 ये कहती है कि ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट, अर्थात आईपीसी में चूंकि 7 साल की सजा है, तो उसकी धारा के अधीन अपराधी को सजा दी जाएगी। ठीक इससे उल्टा, एक अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट में 7 साल की सजा है और उसी अपराध के लिए आईपीसी में मान लीजिए
5 साल की सजा लिखी है। तो इस कानून की धारा 42 कहती है ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट, अर्थात जिसमें ज्यादा सजा है उस धारा को मान्य किया जाए। तो चूंकि पॉक्सो एक्ट में 7 साल है और आईपीसी में 5 साल है, तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट की धारा को मान्य न्यायालय करेगा और 7 साल की सजा उस अपराधी को देगा। तो जहां तक सजा के मामले में धारा 42 ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट की बात करती है। अब आप कहेंगे इससे हमारा क्या लेना देना? आपको इससे बहुत ज्यादा लेना देना है। कैसे लेना देना है? जैसे कि आप, भगवान ना करे, आपके स्कूल में किसी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध हुआ और आपको, क्योंकि आप इस कानून के छात्र रह चुके हैं, मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो माननीय प्राचार्य महोदय आपको बुलाएंगे कि धर्मेंद्र कुमार यादव जी आइए। आपको प्राचार्य अपने कक्ष में बुलाते हैं और धर्मेंद्र जी आपसे ये कहते हैं कि आप न्यायालय में, थाने में जाइए और ये एफआईआर बच्चे को लेकर दर्ज कराइए। क्योंकि वो पीड़ित लड़का है, इसलिए धर्मेंद्र जी को यह जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र जी जब न्यायालय में जाते हैं तो धर्मेंद्र जी जब एफआईआर लिखवाते हैं तो उस दौरान धर्मेंद्र जी को यह जानकारी है कि एफआईआर लिखते समय सभी धाराओं का उल्लेख करना होगा। क्योंकि सिर्फ यदि एक धारा का उल्लेख किया, पॉक्सो एक्ट की धारा का या आईपीसी की धारा का उल्लेख किया, तो बच्चे को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी धारा में 5 साल की सजा है और किसी सजा में उसी अपराध के लिए 7 साल की सजा। और न्यायालय कहता है ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट, अर्थात जिसमें, इसलिए जब भी एफआईआर लिखी जाए इस बात का हम भी अपने विवेक से ध्यान रखें कि उससे जुड़े हुए अन्य कानूनों की भी सजा को धारा एफआईआर में उल्लेख हो सके। हाल में ही एक जिले में एक अपराध हुआ था जिसमें आदिवासी छात्रावास में बच्चे के साथ अपराध हुआ। जो एफआईआर लिखी गई उसमें पॉक्सो एक्ट का तो उल्लेख था, लेकिन एससी एसटी एक्ट की धारा का उल्लेख नहीं था। तो इसको गलत मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शासन ने कड़ी कार्रवाई करी। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम एफआईआर लिखने जा रहे हैं और वह, मान लीजिए वो बच्चा दिव्यांग है, उसके साथ अपराध हुआ है, तो दिव्यांग कानूनों का भी उसमें उल्लेख हो। बच्चा एससी एसटी एक्ट के दायरे में आता है पीड़ित बच्चा, तो उसके तहत मिलने वाले कानून के प्रावधानों का भी उसमें उल्लेख हो। आईटी एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां आती है। आईटी एक्ट 2000, जो कि हमारे जो साथी हैं यशदीप चतुर्वेदी जी, जिनके द्वारा ये सत्र आपके लिए मेरा आयोजित किया गया है, बहुत बड़े देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। वो आईटी एक्ट 2000 के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या होता है। उनका सत्र आपके साथ हुआ होगा या होने वाला होगा। तो जो आईटी एक्ट 2000 है उसकी भी कुछ धाराओं का उल्लेख पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ करना पड़ता है। क्योंकि जो कंपनसेशन की बात होती है, जब कंपनसेशन की बात होती है तो आईटी एक्ट 2000 में कंपनसेशन के बारे में ज्यादा विस्तार से बताया गया है। तो ये बच्चे को कंपनसेशन इतना नहीं मिलेगा। हालांकि आप उतनी चिंता भी ना करें, आगे चल के न्यायालय इस बात को देख लेते हैं अपने स्तर पर और नई धाराओं को उसमें दर्ज करा लेते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि यदि हम पहले से ही हम जागरूक हों तो पूर्व से ही बच्चे को पूर्ण न्याय मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धारा 42 के अंदर ग्रेटर डिग्री ऑफ पनिशमेंट, जब भी आप माननीय प्राचार्य महोदय के निर्देश पर पुलिस थाने जाए बच्चे की सुरक्षा के लिए एफआईआर करना है, तो सभी धाराओं का एफआईआर में उल्लेख हो जाए। इस बात को, ठीक है, तो ये बात आप बहुत ध्यान से लिख लें। अभी हम लोग बात कर रहे थे
सजा के मामले में यह कानून क्या कहता है। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया, प्रोसीजर के मामले में यह कानून क्या कहता है। तो लिख लीजिए धारा 42A। धारा 42A के में ये कहा गया है, प्रोसीजर, किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट। तो प्रक्रिया के मामले में ये कानून कहता है कि बाकी सभी कानूनों पर, किसी भी कानून में जो भी लिखा है बच्चे के मामले में, उस सब मामलों में प्रोसीजर के मामले में पॉक्सो एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, अर्थात अध्यारोही प्रभाव होगा। अब ये ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको मैं आपको एक केस के माध्यम से समझाता हूं। सन 2013 में एक फिल्म आई गिप्पी, करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी गिप्पी। तो जब ये फिल्म आई गिप्पी, तो उसका जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें एक जो दृश्य था, द्विअर्थी संवाद था, जिसमें एक बच्ची दूसरी बच्ची के साथ एक द्विअर्थी संवाद कर रही है जो अश्लील था। अब आप जान सकते हैं करण, धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर जी कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। उनको चूंकि शायद कानून की जानकारी नहीं थी, तो इसलिए उनसे वो गलती हो गई थी। जब मैंने वो ट्रेलर देखा, तो मई 2013 की बात है, तो मैंने सेंसर बोर्ड को एक पत्र लिखा कि यह फिल्म रिलीज होने वाली है और यह द्विअर्थी संवाद उस फिल्म से हटा दिया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जब वो सेंसर बोर्ड का 7 दिन में पत्र का जवाब मेरे पास नहीं आया, तब मैं मध्य प्रदेश बाल आयोग में सदस्य के तौर पर काम करता। नहीं आया तो मैं दिल्ली भारत सरकार के सचिव, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव होते हैं, उनके पास स्वयं मिलने दिल्ली, स्वयं के खर्चे पर दिल्ली में गया और मैंने सचिव सूचना प्रसारण से मिलकर मैंने अपनी आपत्ति 2013 में दर्ज करी। जब उन्होंने मुझसे कहा कि वांशु जी, ये जो सेंसर बोर्ड होता है, इस पर हम कोई भी हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह स्वायत्त संस्था है। सोनोमेटोग्राफ एक्ट 1954 के तहत बनने वाला सेंसर बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और भारत सरकार इसके कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तब मैंने उनको बताया कि जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, इसकी धारा 42 से ये कहती है कि इसके ओवर राइडिंग इफेक्ट होंगे, अर्थात सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1954 के ऊपर बच्चों के मामले में पॉक्सो एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। तो पॉक्सो एक्ट ये कहता है बच्चे के साथ अश्लील, बच्चा के साथ या बच्चे के द्वारा अश्लीलता वाली बात यदि कोई फिल्मकार दिखाता है या इसमें फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है कहीं दृश्य में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कृपया करके आप इस पर उचित कार्रवाई करिए। साथियों, सेंसर बोर्ड सचिव महोदय ने जो दूसरे आईएएस थे उनसे जूनियर, उनको बुलाया, उनको तत्काल बॉम्बे रवाना किया। मैं आके भोपाल में लौट आया, फिल्म रिलीज हो गई। मीडिया ने मुझसे, क्योंकि मैंने मीडिया को ये नहीं बताया था कि मैं वो शब्द, कौन सा शब्द था जिसे मैं हटवाना चाहता था। और साथियों, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे नहीं मालूम कौन कौन इस, वैसे तो सभी गणमान्य लोग बैठे हैं, फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया पर है, वेब मीडिया पर है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस शब्द का प्रचार प्रसार हो और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ में वो शब्द कहीं भी समाज में इस्तेमाल किया, तो मैं शब्द बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन 6/5/2013 को मुझे सेंसर बोर्ड का एक पत्र मिलता है, भारत के इतिहास में पहली बार। आप सुन लीजिए। मिस्टर विवांशु जोशी सो एंड सो रिगार्डिंग डायलॉग्स ऑफ फिल्म गिप्पी प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शन, आई एम सीईओ पंकजा ठाकुर, सीईओ सेंसर बोर्ड। I am directed to inform you that the word dash dash has already deleted from the film Gippy। भारत के इतिहास में पहली बार सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद कानूनी तौर पर किसी फिल्म से, कानूनी तौर पर मैं बोल रहा हूं, तो इच्छा से निर्माता काफी शब्दों को हटाते हैं और कई फिल्मों में हटाया भी, कानूनी तौर पर
निर्माता को, धर्मा प्रोडक्शन को वह शब्द हटाना पड़ा। तालियां, क्योंकि आ गया है देखो बॉडीगार्ड। कौन है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। इसमें मेरी ताकत नहीं थी, मैं तो सिर्फ माध्यम था इस कानून को बताने वाला कि ये कानून क्या कहता है। तो इतना है शक्तिशाली यह कानून। इस कानून के तहत आप बच्चों को पूर्ण सुरक्षा दे सकते हैं यदि इस कानून की आपको पूरी तरीके से जानकारी होगी। अब एक धारा लिख लीजिए, धारा 43। ये आपको बहुत काम आने वाली है। सेक्शन 43, सेक्शन 43 धारा 43। ये धारा 43 कहती है कि पब्लिक अवेयरनेस, कानून की जागरूकता। कौन से कानून की जागरूकता? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। आप में से ही एक साथी ने बोला था कि कानून के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। तो आप जैसे ही लोगों की बात को मानते हुए इस कानून में इस तरीके का प्रावधान कर दिया गया है कि कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। तो इसका यह कानून, यह धारा ये 43 ही कहती है इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार करे और रेगुलर इंटरवल्स, निरंतर होना चाहिए। जैसे कि आज आपकी एक कार्यशाला हुई है, तो साल भर में एक कार्यशाला नहीं, इसी तरीके की इसी विषय पर अन्य कार्यशालाएं भी आपकी समय समय पर होती रहनी चाहिए, ऐसा यह कानून कहता है। यदि इसी तरीके की लगातार कार्यशालाएं नहीं होती हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई उस संस्था के मुखिया के ऊपर की जा सकती है। कौन करेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कानून का, इस धारा का फायदा आपको ऐसे है कि आपको यदि अपने स्कूल में कोई पेरेंट्स के लिए या कोई ड्राइवर के लिए या स्टाफ के लिए ऐसा कोई कार्यशाला आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने इस सत्र से काफी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं, तो आप एक पत्र बनाएंगे अपने प्राचार्य महोदय के खिलाफ या जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कि मैं अपने शिक्षण संस्थान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 43 के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूं, जिसमें समस्त बस ड्राइवर और क्लीनर्स को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। कृपया अनुमति प्रदान करें। जहां ऐसा आपने एक पत्र अपने माननीय प्राचार्य को या जिला शिक्षा अधिकारी को दिया, तो ऐसी कार्यशाला, इस पत्र से आप सुरक्षित हो गए। ये माना जाएगा कि आप भी इस अपने शिक्षण संस्थान में इस कानून का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और धारा 43 के तहत जब आप पत्र लिखेंगे तो जो वित्त मंत्रालय है उसके आर्थिक खर्च पर, जैसे आपको पैम्फलेट बनाना है, पोस्टर बनाना है, उसमें आपत्ति नहीं करेगा और आपको आर्थिक अनुमति उसमें बजट की अवश्य दे देगा। तो यह ताकत है 43 की। आप अपने स्कूल के आसपास के मोहल्ले में भी इस तरीके का प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं पत्र लिखते, क्योंकि शिक्षण संस्थान का ये बड़ी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी है कि पूरे समाज को शिक्षित करे, अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, जो अपना जो रीच एरिया है आसपास का, वहां पर भी इस बात को अपने लोगों को प्रशिक्षण दें। तो धारा 43 का आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं और रेगुलर इंटरवल्स में। और ये जो, जैसे आपका ये जो सत्र है, इस तारीख को और इसका सर्टिफिकेट भी मुझे जो जानकारी शायद है नहीं, वैसे आपको अवश्य सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो उस सर्टिफिकेट को भी आप संभाल कर रखें। क्यों रखें? धारा 44, सेक्शन 44, इस कानून की मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? तो इस कानून की मॉनिटरिंग एजेंसी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल आयोग, अब मैं इसको पूरे को एक ही शब्द में बोलूंगा, बाल आयोग का कोई भी प्रतिनिधि आपके स्कूल में आकर इस बात की जानकारी ले सकता है कि आपका प्रशिक्षण हुआ अथवा नहीं, आपके कितने प्रशिक्षण हुए और आपने उसे अटेंड किया अथवा नहीं। उसका सर्टिफिकेट भी औचक निरीक्षण के तहत वो किसी भी व्यक्ति से इस बात की जानकारी ले सकता है अपने जांच के दौरान। ये नहीं कि देवी दयाल जी से ही पूछेगा, नारायण जी से ही पूछ सकता है, नीतेश जी से ही पूछ सकता है, महेश जी से ही पूछ सकता है,
पूजा जी से भी पूछ सकता है, हो सकता है इनमें से यहाँ पर कोई नहीं हो, उससे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपके आपके पास तत्काल जवाब होना चाहिए कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और आप चाहें तो, चूंकि मैं राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से पॉक्सो एक्ट पूरे देश में आईएएस आईपीएस जजेस और बहुत सीनियर लेवल पे मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ तो चूंकि मध्य प्रदेश में से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए सहर्ष मुझे सत्र लेने में बड़ी खुशी होती है। तो आप वहाँ उनको भी बता सकते हैं कि भाई विभांशु जोशी जी का सत्र अटेंड करके आया हूँ। तो वो उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी, चलो विभांशु जी कुछ काम तो कर रहे हैं, खाली घर में नहीं बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से आप धारा 44 के तहत आप ऐसे दस्तावेजों को संभाल के रखें, क्योंकि बाल आयोग आपसे कभी भी आकर आपसे ये पूछ सकता है कि आपके स्कूल में यदि पॉक्सो का केस हुआ था तो आपने उस दौरान क्या कार्रवाई करी, शिकायत को आगे बढ़ाया, जांच कमेटी बनाई, एफआईआर दर्ज करी या न करी। तो ऐसे दस्तावेजों को गोपनीय तरीके से पूरा रखें। और आयोग, जब भी आयोग आपके सामने, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आयोग आकर ही आपके यहाँ जांच करेगा। आयोग आप के अधिक सिविल कोर्ट के दर्जा प्राप्त आयोग का आयोग दस्तावेजों को अपने पास बुला भी सकता है सम्मान देकर। क्योंकि जब मैं मध्य प्रदेश बाल आयोग में सदस्य था तो प्रमुख सचिव झा साहब 2-3 और प्रमुख सचिव दौरान रहे, तो मैं तो आमतौर पर उनके माध्यम से ही पत्र लिख के, प्रमुख सचिव के माध्यम से ही पत्र लिखकर जवाबी कार्यवाही करता था। तो आयोग आपसे, आपको आयोग में बुलाकर भी आपसे इन सब बातों पर सवाल कर सकता है। आप आप मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, आप मतलब पूरी व्यवस्था आयोग के प्रति बद्ध है उनके पत्रों का जवाब देने। अब ऐसे में ही मान लीजिए आपके पास आयोग का कोई पत्र आता है, तो ध्यान रखें उस पत्र को तत्काल समय सीमा के अंदर उस पत्र का जवाब अवश्य दें। अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेकर उसमें लिखें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है। ज्ञात जानकारी के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 44 के तहत बाल आयोग जो है इस कानून की मॉनिटरिंग एजेंसी है, इसलिए इस पत्र का तत्काल जवाब दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए कृपा करके इस पत्र के जवाब देने की अनुमति प्रदान की जाए और उसका ड्राफ्ट, जवाब का ड्राफ्ट लगाकर अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत कर दीजिए। उच्च अधिकारी तत्काल उसमें अनुमति दे देगा और आप बाल आयोग को अपना पत्र का जवाब दे दें। यदि आपने समय सीमा के अंदर पत्र का जवाब नहीं दिया तो बाल आयोग आपको सम्मन करके भी आयोग में बुला सकता है। तो इसे धारा 44 में आप ध्यान रखिए। अब आ गए हैं हम सबसे महत्वपूर्ण धारा, धारा 19 और 21। लिख लीजिए धारा 19 और 21। ये मैंडेटरी, बिल्कुल इसको एक आम नागरिक के तौर पे भी और एक स्कूल के प्रतिनिधि के तौर पे भी धारा 19 और 21 आपको बहुत जान लेना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मैं बोल रहा हूँ, अनिवार्य, आवश्यक है। क्या कहती है धारा 19? धारा 19 से कहती है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति जिसको यह आशंका है कि कोई अपराध होने की संभावना है या ऐसा कोई अपराध किया गया है तो वह पुलिस को यह जानकारी देगा। तो आप समझ लीजिए, कोई व्यक्ति से मतलब है आम नागरिक, सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी यदि उसके पास कोई बच्चा आए और बोले मेरे साथ लैंगिक अपराध हुआ है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पुलिस तक उस जानकारी को बताए। यदि बाद में इस बात की जानकारी मालूम पड़ती है कि हमें आपको उसकी उस प्रकरण की जानकारी थी और हमने नहीं बताया, तो पुलिस जो है धारा 21 के तहत प्रकरण कायम करेगी और 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ध्यान रखें, एक आम नागरिक के तौर पर भी और आपने स्कूल के प्रतिनिधि के तौर पर भी, खेल के मैदान में, क्लास में यदि कोई बच्चा आपके पास आए और बोले कि ऐसा अपराध होने की संभावना भी है, इसमें लिखा है साफ पर, संभावना भी व्यक्त करता है या हो भी चुका है, तो भी दोनों परिस्थिति में आपको तत्काल प्राचार्य महोदय को उस जानकारी को बता दें। उसके बाद प्राचार्य महोदय की अनुमति से आगे उसको थाने में अग्रेषित कर दें।
अब आप कहेंगे कि ये तो कानून है, इसमें लिख दिया, वास्तव में तो कुछ होता नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, कौन इतनी मोटी किताबें पढ़ता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। भोपाल के नरोना प्रशासन एकेडमी में 2013 में एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्यों की एक कार्यशाला को मैं पॉक्सो एक्ट पढ़ा रहा था। एक प्राचार्य महोदय जैसे ही कार्यशाला मेरी शुरू हुई तो बोले, खड़े होकर बोले सभी प्राचार्यों से, कृपया ध्यान से सुन लो इस कानून को, नहीं तो मेरी तरह भी आप लोगों को इस कानून के दायरे में आना पड़ सकता है। घटना क्या थी मैं आपको बता दूं। घटना ये थी कि एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना उस स्कूल में हुई। बच्ची ने प्राचार्य महोदय को लिखित में शिकायत करी कि मेरे साथ ऐसी छेड़छाड़ की घटना हुई। प्राचार्य महोदय ने सोचा कि आगे चल के इस पे कार्रवाई करेंगे, अभी इसको ड्रॉअर में डाल दो, और वो ड्रॉअर में डाल के उस शिकायत को भूल गए। 15 दिन बाद उस बच्ची के साथ पुनः यह घटना हुई और उसने आत्महत्या कर ली। जांच छानबीन में यह पाया गया कि बच्ची ने पूर्व में शिकायत करी थी और उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करी गई। तो उन माननीय प्राचार्य महोदय के ऊपर धारा 19 पॉक्सो एक्ट धारा 19 और 21 के तहत प्रकरण कायम किया गया। ध्यान रखिए, ये मैं रियल केस आपको बता रहा हूं। अब आप कहोगे कि ये सब शासकीय स्कूल के प्राचार्य थे, अपनी बात नहीं रख पाए होंगे इसलिए ऐसा उनके साथ हो गया। बिल्कुल नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक जिनका भी कुछ दिन पहले जन्मदिन भी गया है, वो जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ भी इसी तरीके का प्रकरण कायम हुआ था। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा इट्स ए मैनसेरा, मानवीय भूल है। मैनसेरा कानून का वर्ड है जिसको बोलते हैं मानवीय भूल, मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। तो माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, इट्स नॉट ए मैनसेरा, सच की छूट आपको नहीं मिलेगी। आप बच्चों के स्कूल में काम करते हैं, यह मानकर चला जाएगा कि आपको बच्चों के सभी कानूनों की जानकारी है और उन कानूनों के अधिकार बच्चों को आप पूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा कभी प्रकरण आपके पास आता है तो आपको तत्काल उस प्रकरण को माननीय प्राचार्य के समक्ष और उसके बाद थाने तक उसको लेकर जाना होगा। एक आम अपने मोहल्ले में भी ऐसा कुछ होता है, यदि आपकी जानकारी में आता है, बच्चे के द्वारा आपको बताया जाता है, तो तब भी आपको, मैं तो आपको और आगे तक बताऊं कि स्कूल का मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं उस स्कूल की जांच के लिए मैं कर्नाटका गया था। बेंगलोर के एक बड़े स्कूल के में एक प्राइमरी की बच्ची के साथ लैंगिक अपराध हुआ। बच्ची घर गई, माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच करी, डॉक्टर ने लैंगिक अपराध पाया। बच्ची ने का इलाज शुरू हुआ, माँ फिर बच्ची को स्कूल भेजने लगी। बाद में बच्ची के साथ पुनः बड़ा अपराध हुआ उसी व्यक्ति के द्वारा और बच्ची की डेथ हो गई। आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस पूरी चेन में डॉक्टर भी शामिल था और माँ चूंकि बच्ची का इलाज कराने डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो इस पूरी चेन में डॉक्टर के खिलाफ भी धारा 19 और 21 का प्रकरण कायम किया गया, क्योंकि डॉक्टर की भी ये जिम्मेदारी थी कि जब बच्ची उसके पास इलाज के लिए आई तो उसे इस बात को तत्काल पुलिस तक पहुंचाना था। अब आप समझ लीजिए कि इतना कड़ा ये कानून है। तो धारा 19 और 21 की बात समझ लें। अब हम बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 भी आप लिख लें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊंगा। धारा 23 कहती है कि बच्चे की गोपनीयता भंग ना हो। गोपनीयता में क्या आता है, बच्चे का नाम, बच्चे का पता, बच्चे के माता पिता का नाम, बच्चे के स्कूल का नाम भी गोपनीयता की श्रेणी में आता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ये सब, यदि यदि बच्चे की गोपनीयता आपके द्वारा या मेरे द्वारा भंग की जाती है तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में। अब गलती हमसे कैसे होती, भगवान ना करे हमारे स्कूल में ऐसी कोई घटना हुई, मीडिया वाले अपना माइक लेकर हमारे स्कूल आ गए,
अब आपने बड़े जोश में बोलना शुरू कर दिया कि आज तक हमारे स्कूल में इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई थी, आज अचानक बाहरी तत्वों ने आकर हमारे स्कूल में इस तरीके की घटना कर दी, हमारा पूरा शिक्षक प्रशासन इस बात का विरोध करता है, हम फलाने फलाने स्कूल के शिक्षक जो हैं वो इस घटना की निंदा करते हैं, और बच्ची का नाम लेते हुए और स्कूल का नाम लेते हुए आपने बात चैनल पर बोल दी, आप वायरल हो गए। अब आप सोच लीजिए कि यदि ऐसा कुछ भी वायरल हुआ जिसमें आपने स्कूल का नाम बोला हो, बच्चे बच्चे का, लड़का या लड़की का नाम बोला हो, या उसके मोहल्ले का नाम बोला होगा, तो ये माना जाएगा कि बच्चे की आपने गोपनीयता भंग की है, और 6 माह से लेके 1 साल तक की सजा का प्रावधान स्पष्ट है। और ये तो डिजिटल मीडिया है, प्रूव करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जयदीप चतुर्वेदी जैसे विद्वान वकील जो देश में काम कर रहे हैं साइबर पर, वो सरकार की तरफ से मुकदमा कायम कर देंगे। तो ये बात। अब दूसरा एक और पक्ष इसका आपके हित का है। आपके स्कूल में कोई घटना घटी, भगवान ना करे तो, और अखबार ने आपके स्कूल का नाम छाप दिया, तो आप तत्काल उस अखबार के मालिक को पत्र लिखिए। उस पत्र में लिखिए कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के तहत प्रावधान है कि बच्चे की गोपनीयता भंग नहीं करी जा सकती, जिसमें उस बच्चे का नाम, पता, फोटो, परिवार, स्कूल और पड़ोस का उल्लेख नहीं किया जा सकता, अन्यथा सजा के प्रावधान किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में इस तरीके की गलती ना करें, वरना हम न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे। तो जिस तरीके से आपके स्कूल को बदनाम करने की कहीं साजिश चल रही होगी, तो वह रोका जा सकेगा, क्योंकि एक बच्ची के यदि स्कूल को सार्वजनिक करते हैं तो बच्ची के बारे में निजता का उल्लंघन माना गया है। और आपको बता दूं कि सिर्फ इसमें कानून में लिखा नहीं गया है, बाकी व्यवहारिक तौर पर मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस एक फैसला दिया था, जिसमें 12 देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल बोल रहा हूं मैं, उनका नाम यहां नहीं ले रहा हूं, 12 देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों को आर्थिक दंड लगाया कि उन्होंने गैंगरेप पीड़िता का नाम क्यों उजागर कर दिया, और इसके लिए उनको आर्थिक दंड लगाया। और उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक दंड है, ये पैसा आप सरकार के पास जमा कराइए, और इस पैसे से सरकार जो है बाल कल्याण के कामों में खर्च करे। तो ये सिर्फ दस्तावेजों में नहीं है, बल्कि वास्तव में न्यायालय इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस कानून में अनेक कड़े प्रावधान हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको मैं आपकी मानसिकता को मजबूत करने के लिए बताना चाह रहा हूं, हालांकि वो न्यायालय और प्रक्रिया का हिस्सा है। धारा 29 लिखने की जरूरत नहीं है, धारा 29 में इस कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी के ऊपर है, अर्थात आरोपी को यह साबित करना होगा के द्वारा अपराध नहीं। आमतौर पर कानून में क्या व्यवस्था होती है कि पीड़ित को न्याय के लिए साबित करना होता है कि आरोपी द्वारा यह किया, मेरे साथ ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पर पॉक्सो एक्ट की धारा 29 में यह है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी के ऊपर है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, यदि ऐसी कोई घटना को आप पुलिस के समक्ष लेकर जाते हैं, तो नंबर 1, पुलिस को धारा 21 के तहत एफआईआर दर्ज करना भी अनिवार्य है। यदि पुलिस विभाग के साथी, थाने के साथी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी सजा के प्रावधान, उनको मैं अलग पढ़ाता हूँ, उनकी क्लास अलग होती है 4 घंटे की। तो धारा 29 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ, इसके कारण आरोपियों को सजा मिलना बहुत आसान होता है। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उपचार और क्षतिपूर्ति के बारे में बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई पीड़ित, भगवान ना करे आपके स्कूल में ऐसी कोई घटना होती है, तो आप बच्चे को तत्काल अस्पताल लेकर जाएं। अस्पताल की, यह प्राइवेट हो या सरकारी, हर अस्पताल के ऊपर यह पीआरपीसी के तहत नैतिक दायित्व है कि उस बच्चे का उपचार करे। यदि अस्पताल उस बच्चे का उपचार करने से मना करते हैं, तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है।
तो देखिए, आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कानून की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कानून की जानकारी होगी, देखिए कानून की अज्ञानता की वजह से कैसे-कैसे प्रकरण हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं हाल में ही अपना एक मैंने केस विजयी किया है, जिसके बारे में आपको बता दूँ कि अभी हाल में एक बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, ओएमजी 2। तो ओएमजी 2, ओह माय गॉड 2 में के जो पोस्टर्स थे, मैं आपको आपको एक पालक के तौर पर भी मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा, और टीचर के तौर पर आप जब पेरेंट टीचर मीट में माता-पिता से मिलें तो उनको भी जागरूक करिए। हुआ क्या था, ओएमजी 2 के जो पोस्टर्स रिलीज़ हुए थे, उसमें फ़िल्म के ऊपर एडल्ट नहीं लिखा हुआ था, ए श्रेणी का वर्णन नहीं था। जबकि भारतीय कानून में इस तरीके की साफ व्यवस्था है कि हर पोस्टर के ऊपर एडल्ट फ़िल्म में एडल्ट लिखा जाना अनिवार्य होता है, जिससे बच्चे अनावश्यक रूप से सिनेमा हॉल जाकर वो फ़िल्म ना देख लें। ओएमजी 2 के पोस्टर्स में एडल्ट फ़िल्म का उल्लेख नहीं था। मैंने सेंसर बोर्ड को कड़ी चिट्ठी लिखी, पूरे कानून के प्रावधान के तहत क्या-क्या प्रावधान है और कहाँ-कहाँ लिखा है कि पोस्टर में लिखा जाना अनिवार्य है। सेंसर बोर्ड ने 7 दिन के अंदर निर्माता को अ, से जवाब माँगा कि ऐसा क्यों किया? तो निर्माता ने पत्र लिखकर माफ़ी माँगी फ़िल्म के निर्माता ने कि भूलवश अनजाने में यह गलती हो गई। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई एडल्ट फ़िल्म होगी तो उसका उल्लेख हर एक पोस्टर में हम करेंगे। तो माता-पिता से भी ये अनुरोध करिएगा पेरेंट टीचर मीट में, यदि कोई ऐसी फ़िल्म आती है, जो एडल्ट फ़िल्म आती है, तो उसके पोस्टर में बच्चों को एडल्ट दिखाएँ और उनको समझाएँ कि ये फ़िल्म आपको तभी जब तक आप 18 वर्ष तक हैं, तब तक ऐसी फ़िल्म आपको जाकर देखना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए। गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सवाल आमंत्रित हैं, कुछ बातों का जवाब आपके सवालों में भी मैं दे दूँगा। साथियों, अ, मेरी आज मैं स्माइली नहीं लेके आया हूँ, मेरी एक स्माइली होती है जो आप सभी का स्वागत करती है। तो सदा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, मुस्कुराते रहें। आप मुस्कुराता बचपन आप तैयार करें और भय मुक्त वातावरण में बच्चों को शिक्षा शिक्षा दें। भय युक्त ना हो वातावरण, भय मुक्त हो, मुस्कुराता रहे वातावरण में इसको शिक्षा दें। बच्चों को पूरी तरीके की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो 3 संकल्प स्कूलों के प्रति है, उसको उसका दायित्व निभाएँ। देखिए, मैं तो यहाँ कमरे में बैठा हूँ, आप बच्चों के बीच में हैं। मैं बड़ी-बड़ी बातें कर सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बड़ी-बड़ी बातें कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। मैं बड़ी-बड़ी बातें कह सकता हूँ। आप बड़ी-बड़ी बातें ज़मीन पर कर सकते हैं। आपके ऊपर करने का बड़ा दायित्व, इसलिए आप मेरे से हमेशा पढ़े रहें, क्योंकि आप बच्चों के करीब रहें। धन्यवाद। सवाल? यस, कम ऑन। ये सवाल आमंत्रित है। साथियों, सवाल आमंत्रित है। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। साथियों, मेरे स्क्रीन में जितना दिख रहा है, मैं उन्हीं नामों को देख पा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, थैंक यू। देखिए, ये आप जो हौसला या जोश देते हैं, उससे मेरा अगला सत्र उससे प्रभावित होता है। तो जो 2:30 बजे का मेरा दिल्ली में जो सत्र है, उसमें मैं और हिम्मत के साथ अपनी बातें रख सकूँगा। ये है। देखिए, ये सवाल आमंत्रित हैं आपसे, सवाल आमंत्रित हैं। और मेरा नंबर उसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। बट आप चाहे तो लिख सकते हैं। आपको निःशुल्क तौर पर आप कभी भी बच्चों के मामले में आपको सवाल हो, तो आप कर सकते हैं।
विभांशु जोशी मेरा नाम है, 9302004546। पिछले 30 सालों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। भारत सरकार में मानव संसाधन में मंत्रालय में मैं रहा, और भारत सरकार का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी जब मैं युवा था, अभी तो नहीं, जब मैं युवा था वर्ष 2000 में, तब मुझे सर्वोच्च सम्मान होता है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, राष्ट्रपति मुझे मिला हुआ है। पंडित बिरजू महाराज जी ने मुझे कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में सम्मानित किया हुआ है। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में भी मैं शामिल रहा हूँ 2002 में, और वहां भी मुझे सम्मानित किया गया। ऐसे अनेक STPS में मध्य प्रदेश सरकार की एक कमेटी होती है, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी STPS, उसका एकमात्र नामित सदस्य था। बाकी 13 सदस्य जो थे उसमें आपके मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव थे, एक सब बाकी सब पदेन थे। मैं एकमात्र 7 करोड़ जनता को उसमें प्रतिनिधि करता था नामित सदस्य के तौर पर। उसमें मैं रहा, और भी देश की बड़ी बड़ी आप लोगों की शुभकामनाओं आशीर्वाद से अनेक जगह मुझे काम कर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की एक बहुत बड़ी संस्थान होती है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 1996 में पेड न्यूज की, आप अभी जो चुनाव आ रहे हैं, वैसे ही जो 1996 के देश में जो लोकसभा चुनाव आए थे उसमें पेड न्यूज मॉनिटरिंग का मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, और जिसमें सबसे आधी उम्र का सदस्य था। बाकी जो अन्य सदस्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो बहुत बड़ा नाम है न्याय के क्षेत्र में, जिन्होंने PIL की शुरुआत करी थी, उनके साथ एक हैसियत से मैंने पेड न्यूज मॉनिटरिंग का काम देश में किया हुआ है। 96 लोकसभा चुनाव देश में, 98 लोकसभा चुनाव देश के, और 99 लोकसभा चुनाव देश के। देश में एकमात्र व्यक्ति रहा हूं जिसने 3 लोकसभा चुनाव को पेड न्यूज के माध्यम से के लिए मॉनिटर बता। पेड न्यूज मतलब होता है अखबारों में जो पैसा देकर जो खबरें छपती हैं उनको मॉनिटर करना चुनाव के दौरान। तो ऐसी और भी मैंने 2016 का जो सिंहस्थ था उसमें दूरदर्शन के लिए एक धारावाहिक का लेखन भी किया था उज्जैन में। और मेरे साथ खास बात ये थी कि उसमें जो मैंने एंकर लिए थे उसमें मैंने लोकल एंकर्स को ही लड़कियों को तैयार किया था, उनको प्रशिक्षित किया था, और उन्हीं से नेशनल दूरदर्शन के लिए कालजयी करके धारावाहिक था 6 एपिसोड का। उसमें उज्जैन के जितने धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बताया था कि उनका क्या महत्व है, वहाँ क्यों जाना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए। तो ऐसा किया, और भी कुछ थोड़ा छोटा छोटा मैंने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में भी छोटा छोटा काम किया। जी जी, सवाल सवाल का स्वागत करने के लिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत बनाएं। मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ, मुझे खुशी होगी। यदि सवाल नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पढ़ाया जाना उतना महत्व का नहीं रहा। जी सर। सर नमस्कार, मैं शाश्वत तिवारी। हाँ तिवारी जी। जी सर सवाल तो कोई है नहीं है, लेकिन सर आपसे रूबरू होकर सर मन अति प्रफुल्लित हो गया है आपकी बात सुन के कि ऐसा व्यक्तित्व MP कॉन के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला है। ऐसे व्यक्तित्व से मैं आभारी हूँ, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो तिवारी जी आपके माध्यम से मैं और अपने आपके सारे साथी। जी जी सर जी नमस्कार, मैं तिवारी संदीप कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो बाल अपराध के बारे में आपने बताया सर, तो जो बच्चे बाल जो होते हैं वो बच्चे टीवी सीरियलों में काम करते हैं, तो क्या वो बाल अपराध नहीं है सर? देखिए अब 2013 में बहुत अच्छा सवाल आपने किया, हालांकि आज के सत्र से जुड़ा हुआ वो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपका सवाल आया है तो मैं जवाब जरूर दूंगा, और जितना मेरे से बनता है मैं बताऊंगा आपको। जो बाल श्रम कानून है भारत का 1986, उसमें 2016 में एक बड़ा संशोधन हुआ, और जो टीवी सीरियल में जो बच्चे काम करते हैं उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और कितना उनके खाने पीने की व्यवस्था और कितनी देर तक उनसे काम करा सकते हैं, इसके बारे में बाल श्रम कानून 2016 में जो संशोधन हुआ है, कानून का नाम तो 1986 ही है लेकिन उसमें संशोधन करके कुछ बातें जोड़ी गई हैं। उसका विस्तार से व्याख्या है कि क्या क्या बच्चे से कराया जा सकता है, कैसे कैसे कराया जा सकता है, और अश्लील दृश्यों में तो बच्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल पॉक्सो एक्ट के जो प्रावधान है उसके तहत कभी भी नहीं कराया तो सर जा क्या ये सकता है। नियम फॉलो होता है? चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, कहीं भी हम घर पर भी, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा आपको और विस्तारित बता दूं
कि इस बात का भी ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल पर कोई बच्चों की कोई अश्लील फिल्म आई, बहुत गंभीरता से बात सुनिएगा मेरी, आपके मोबाइल पर, आपके या मेरे मोबाइल पर कोई अश्लील फिल्म बच्चे से जुड़ी आई और धोखे से वो डाउनलोड हो गई और कभी जांच में वो डाउनलोड पाई गई, तो पॉक्सो एक्ट में जो अश्लीलता पोर्नोग्राफी वाला जो कानून है उसके तहत सजा के प्रावधान है। तो ध्यान रखिए, कभी भी अपने बच्चों को या किसी को भी अपना यदि मोबाइल दें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मोबाइल पे जो चीजें डाउनलोडेड हैं उसमें कहीं बच्चों से जुड़ा हुआ कोई अश्लील सामग्री तो नहीं है, किसी बच्चे का नग्न चित्र या ऐसी जानकारी। और एक मैं आपको रेफरल एक और केस बता दूं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म टीवी सीरियल फिल्मों के निर्माता और एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, उनकी उनकी नतनी और एक फिल्म अभिनेत्री की बेटी, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, बच्चियां थी। इनके बीच में एक बार लड़ाई हुई तो अभिनेत्री की बेटी ने मम्मी के मोबाइल से कुछ गंदी बात अपनी दोस्त को, फिल्म निर्माता की नतनी को अश्लील बात लिखकर भेज दी। अब आप देखिए ध्यान से, मैं नामों का उल्लेख क्योंकि पॉक्सो एक्ट में प्रतिबंधित ऐसे नहीं कर सकता। जब प्रकरण खुला तो चूंकि मोबाइल फिल्म अभिनेत्री के नाम से था, सिम नंबर, तो प्रकरण जो है वो अभिनेत्री के खिलाफ अश्लीलता का, क्योंकि वो दूसरी जो थी वो बच्ची उसके लिए लिखा गया, तो अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर में, पॉक्सो एक्ट की एफआईआर में केस दर्ज हुआ। तो ये बात आप हमेशा अपने मोबाइल के प्रति सावधान रहें और आपके मोबाइल में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए वो जो कि आपको न्यायालय के तौर में नुकसान पहुंचा सके। क्वेश्चन वो पूछ लीजिए आप। जी जी सर। हाँ सर, मैं ये एक सवाल था सर, थोड़ा जैसे सर यूट्यूब पे अपन ये मेरा ये सवाल है, कॉमिक वगैरह ये कुछ भी अपन सर्च करते हैं सर, तो वो चलता रहता है, ये अश्लीलता वाले वीडियो आ जाते हैं छोटे छोटे। भारत सरकार सही कह रहे हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता को वाला प्रकरण माननीय न्यायालय पे पास लंबित है और माननीय न्यायालय ने स्वयं निगरानी रखते हुए कई ऐसी वेबसाइट्स को जो बच्चों के पूर्ण फिल्में दिखाती थी या पूर्ण सामग्री ऐसी वेबसाइट रखती थी उनको प्रतिबंधित किया है, लीगली कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया है। फिर भी चूंकि ये इसको कहते हैं WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात दुनिया का एक ऐसा जाल है, वेब को मतलब बोलते हैं जाल, तो ये जाल ऐसा है कि इसमें कब कौन व्यक्ति कहाँ से आ जाए ये चिंता का विषय है। लेकिन क्योंकि ये माननीय न्यायालय स्वयं इस पर निगरानी रखे हुए उच्चतम न्यायालय और ऐसी वेबसाइट्स को रोकने की पूरा प्रयास हो रहा है, कानून भी है, प्रावधान भी है, फिर भी निश्चित तौर पर मैं भी शर्मिंदा हूं कि ऐसी चीजें हमारे सामने यदि आती हैं तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा, धोखे से भी वो चीज आपके मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो जानी चाहिए या कहीं आपके आईपी एड्रेस से ऐसी बच्चे की कोई फिल्म देखी जानी भी गैर कानूनी। जी जी सर। जी सर, कमलापत राजपूत जी। आज लगता है काफी लोगों का व्रत है इसलिए बोल कम रहे हैं, गला सूख जाएगा, खाना नहीं खाया है, ऐसा नहीं है सर? एक क्वेश्चन थोड़ा सा। जी बताइए सर। हाँ सर, जैसे जैसे कोई कार्यशाला अपन स्कूल में सर आयोजित करते हैं तो इसमें आपका वीडियो ये दिखा सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल दिखा सकते हैं और तो चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी चीजें उन तक पहुंचे, लेकिन अब आप ही इतने सक्षम हो जाएंगे हमारी कार्यशाला के बाद कि आज पूरे देश में मेरे प्रशिक्षित लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कार्यशालाएं ले रहे हैं और मेरे से जब भी आपको आदेश होगा मैं बच्चों के लिए मैं स्वयं अपनी जो भी मेरी मदद चाहिए आप हमेशा पूछिए। आपको कार्यशाला लेने जा रहे हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए कार्यशाला लेने जाने से पहले, वो भी आपको
मैं दिखूं ना दिखूं ये मेरे लिए महत्व नहीं है, मेरी बातें दिखनी चाहिए, यही मैं बस कहता था। सर आपका नंबर सर एक बार और बोल दो सर, लिख नहीं पाए। सर मेरा नंबर है 930 जी 200 20 0 जी सर 4546 बोल रहा है 1 मिनट 930 200 930200454 सर 200 के बाद में 4546 4546। 546। धन्यवाद सर। तो साथियों 2:30 बजे से मेरा दिल्ली में अलग सत्र है, तो यदि आप लोगों की अनुमति होगी तो फिर, हालांकि सवाल यदि आपके हैं तो मैं, मेरे पास अभी टाइम का मार्जिन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनुमति होगी तो बड़ा न्यायालय के लोगों के लिए है सत्र वो। मुस्कुराते रहे, मैं एक ही अनुरोध, मेरा स्माइली लाइफ चल करके एक अभियान है, पूरे देश में चलता है। फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता, कई और बड़े IAS IPS जजेस सभी उस अभियान में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह। बस मकसद ये है कि ये जो मुस्कुराहट है इसको आभासी दुनिया से, सोशल मीडिया से बाहर निकालिए और व्यवहारिक जिंदगी में देखिए। जिंदगी में समस्याएं तो सबके साथ रहती है, लेकिन आप मुस्कुरा कर यदि समस्याओं का सामना करोगे तो आपको थोड़ा सा उसमें अच्छा लगेगा। समस्याएं जीवन में हर एक के साथ है, मुस्कुराते रहो, बस खुश रहो। और ऑफिस का तनाव घर लेकर मत जाओ, ऑफिस का तनाव घर लेकर मत जाओ। हेलो हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। महेश राय बोल रहा हूँ सर, रहेली ब्लॉक से। जी जी सर जैसे कोई बाल अपराध हुआ है और उसमें अपराध करने वाला भी मतलब उसी उम्र का है, बालक ही है, तो उसका क्या प्रावधान होगा? यह उसके लिए ये जो है किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम, इसके तहत वो प्रकरण आगे बढ़ता है। और किशोर न्याय अधिनियम ये कहता है कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति जो है उसके साथ कोई ऐसा गलत काम होता है तो उसको एक तो हम अपराधी नहीं बोलते, उसको हम बोलते विधि विरोधी। उसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा इस बारे में, यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कोई सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी हाँ, तो ऐसा अपराध जो 18 वर्ष से ऐसा विधि विरोधी, अब उसको अपराध एक तो नंबर हम कभी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं विधि विरोधी कार्य। वो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत होता है। तो विधि विरोधी कार्य यदि कोई बच्चा करता है तो ऐसे मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB में जाते हैं। हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रावधान भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत किया हुआ है, तो उसके तहत वो प्रकरण वहां जाता है। और किशोर न्याय बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट होते हैं, कानूनी व्यक्ति होते हैं, उनके साथ 2 और सदस्य होते हैं सामाजिक क्षेत्र के। वो इस बात को तय करते हैं कि यदि गंभीर किस्म का अपराध है, गंभीर किस्म का अपराध मतलब 7 वर्ष से अधिक की सजा जिस अपराध में हो उसे हम गंभीर किस्म का अपराध कहते हैं। तो यदि 15 वर्ष से ऊपर का बच्चा है और उसने वो गंभीर किस्म का अपराध किया है तो माननीय न्यायालय ये तय करते हैं कि उस पर प्रकरण को, यदि बच्चे ने विवेक है और उसने जानबूझकर किया है तो फिर उसको जो जिला न्यायालय है उसमें प्रकरण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अन्यथा
वो प्रकरण जो है किशोर न्याय अधिनियम के तहत जेजेबी में ही चलता है, जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा नहीं देने का प्रावधान है। तो प्रकरण तो वहां भी चलेगा, उसको सुधार गृह में, अब वो सुधार गृह होते हैं जहाँ जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो ऐसे अपराध करते हैं। ये माना जाता है कि उनको अभी सुधार कर दिया जाए, जिससे आगे बढ़कर अगर कोई बड़े अपराधी ना बने, ये प्रावधान है। सजा तो उनको भी मिलती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। उन्हें हम अपराधी नहीं कहते, उन्हें हम विधि विरोधी कहते हैं। यह बात जान लेना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये चूंकि मैं आपको कानून पढ़ाता हूँ, तो कानून में लिखे हुए बातों का मैं ये उल्लेख कर रहा हूँ। सामाजिक तौर पर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं या कोई और व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरे दायरे में, बोलने के दायरे में नहीं आता। और कोई सवाल? धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। हेलो महेश राय जिंदाबाद, महेश राय जिंदाबाद। सातव तिवारी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहूँ, आपका जो आज का लेक्चर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो हम जल्दी शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज वेट कर लीजिए। थैंक यू। मैम हेलो
नमस्कार, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का पुनः स्वागत करती हूँ आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी ने अभी पोक्सो में जाना कि किस तरीके से अपराध होते हैं बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, उसके बारे में आपने जाना किस तरीके से हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और क्या-क्या धाराएं हैं, ये आप सभी ने पोक्सो के अंतर्गत जाना। इसी तरीके से कुछ अपराध ऐसे अपराध होते हैं बच्चों से संबंधित जो ऑनलाइन किए जाते हैं और जिनको हम आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत वो अपराध माने जाते हैं। तो आज हम ऐसे अपराध के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं जिन्हें हम ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत मानते हैं, ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आते हैं और उसके लिए क्या धाराएं हैं जो आईटी एक्ट के अंतर्गत दी हुई। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन दुर्व्यवहार की। ऑनलाइन दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार है जो वेब पर होता है, चाहे वह सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से हो, यानी कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या मोबाइल फोन का उपयोग करना हो। बच्चे और युवा लोग साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों को उनके जानने वाले लोगों के साथ साथ अजनबियों से भी ऑनलाइन दुर्व्यवहार का खतरा हो सकता है। कभी-कभी मतलब आप सभी ने देखा होगा कि ऑफलाइन बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की जाती है, मतलब पीछा करते हैं लोग, खास करके जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये खासकर उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि कई बार कोई लोग रहते हैं वो उनका पीछा करते हैं ऑफलाइन माध्यम से। इसी तरीके से हम ऑनलाइन भी स्टॉकिंग होती है, जिसको ऑनलाइन स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, जिसमें कि बार-बार इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैसेज भेजना, फेसबुक प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट भेजना, उनको मैसेज करना, फोन कॉल्स करना। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन माध्यम से होती है, तो इस तरीके के अपराध हम ऑनलाइन यौन शोषण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इसमें कौन-कौन से ऐसे अपराध हैं, जैसे कि सेक्सटिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, फोटो मॉर्फिंग है, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है अपराध, सेक्सुअल ग्रूमिंग है, ऑनलाइन ट्रोलिंग है, सेक्सटॉर्शन है, ऑनलाइन वेबकैम स्कैम भी बहुत ज्यादा होने वाला वेबकैम स्कैम है, साइबर बुलिंग है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसे फेसबुक पे वीडियो कॉल आ जाते हैं। अगर ज्यादातर लोगों की फेसबुक प्रोफाइल जो रहती है वो पब्लिक रहती है। पब्लिक होने के कारण जो भी आप अपडेट शेयर करते हैं, जो भी आप फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उनका जो फ्रॉडस्टर रहते हैं, जो ऐसे हरासमेंट करते हैं लोग, उसका इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनका जो मेन मोटिव रहता है वो पैसे लेना होता है। कई बार बहुत सारे ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके लोग सेम प्रोफाइल बना लेते हैं और उससे उनके फ्रेंड को कांटेक्ट करते हैं, कभी कुछ अश्लील मैसेज भेजते हैं, कभी कोई अश्लील पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की जो भी साइबर एक्टिविटी होती है इनलीगल, वो ऑनलाइन एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं और इनको हम आईटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें अपराध माना गया है। जैसे कि हनी ट्रैपिंग, बहुत सारे लोगों ने सुना है कि आज की साइबर दुनिया में हनी ट्रैपिंग ने सोशल मीडिया पे एक नया आयाम हासिल कर लिया है। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि का इस्तेमाल टारगेट को फंसाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसमें महिलाएं भी टारगेट होती हैं और कभी बच्चे भी बहुत ज्यादा इसमें टारगेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग सबसे ज्यादा होने वाला एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो ऑनलाइन होती है, जिसमें लोग एक दूसरे को अश्लील मैसेज भेजते हैं, कभी उनकी प्रोफाइल को हैक कर लेते हैं और कभी ऐसा देखा होगा आपने कि पबजी जैसे एक ऑनलाइन गेम है, उसमें ऐसा होता है कि ऑडियो के जरिए भी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मतलब गेमिंग के साथ में बात कर सकते हैं। तो बच्चों को कभी-कभी बच्चे ऐसे प्रोफाइल के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं जो उन्हें उकसाते हैं, कभी हर्टफुल मैसेज उन्हें भेजते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके की चीजें जो आती हैं वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आती है। इससे संबंधित एक केस है जो रितिका शर्मा है, एक दिल्ली के स्कूल की छात्रा थी। उन्होंने फेसबुक पे एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि आप सभी लोग स्कूल डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, कई बार ऐसी सोशल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करके बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कभी भी किसी भी अननोन हमें पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए,
क्योंकि जो ये टीन एज होती है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो अननोन लोगों से बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स के अलावा भी हम नए फ्रेंड बनाए जो ऑनलाइन माध्यम से बनते हैं। और इससे कभी कभी लोग जो बच्चे रहते हैं वो काफी ज्यादा कभी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये केस था, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से एक फ्रेंड बनाया, उनसे कुछ बात करी, उनसे अपने जो भी पर्सनल जानकारी थी, फोन नंबर थे, स्कूल का पता था, अपना खुद का पता, ये सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर करी। उसके बाद में उनकी जो भी बात हुई होगी तो उन्होंने उनको अनफ्रेंड कर दिया। पर अनफ्रेंड करने के बाद में उस जो वो व्यक्ति था उसने उस चीज का गलत फायदा उठाया, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उसका फायदा उठाया और उसको बार बार बुली करा, मतलब उसको बार बार परेशान किया, जिसकी बाद में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो हमें इस तरीके की चीजों से बचने के लिए कभी भी किसी को ऐसे ऑफेंसिव मैसेज नहीं भेजना चाहिए। ये आप सभी अपने स्कूल में भी बता सकते हैं बच्चों को कि कभी भी आप अगर कोई आपको मैसेज भेज रहा है आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक में कई सारे रिपोर्टिंग के ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपको कोई हरास कर रहा है, आपको बुली कर रहा है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, टेक्निकल्स जो हमारे लेक्चर हुए थे उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके जैसी सेम प्रोफाइल बनाई है तो उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उस माध्यम का आप यूज कर सकते हैं। किसी भी अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट कभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये ज्यादातर लोग करते हैं, कभी भी फेसबुक अकाउंट करते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी चीजें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड कर देते हैं। तो हमें कभी भी निजी सूचना जैसे कि फोन नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है, ये क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है वही हमारे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म के पासवर्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नेम है, आपने उसको कांटेक्ट कर मतलब कोऑर्डिनेट करके उसको मिला के एक पासवर्ड क्रिएट किया हो जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का बैंकिंग पासवर्ड हो। तो इस तरीके से जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उस चीज का फायदा उठा के साइबर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो भी कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हैक करके हरासमेंट और इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन स्टेज द सेम, सो बी केयरफुल एंड डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन एनी सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसी प्रोफाइल्स आती है जिसमें जैसे कि कोई शेयर करता है कि आप हमें अपना नंबर शेयर करिए तो हम आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, लोग उसमें अपना नंबर डाल देते हैं। कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके एक ऑप्शन आता है कि मतलब आप अपनी लिंक चेक करिए, आप डायरेक्ट मैसेज चेक करिए अगर आप इस चीज की और डिटेल्स चाहते हैं। तो उसमें भी कभी कभी लोग कमेंट के माध्यम से अपना नंबर शेयर कर देते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है इन फ्यूचर। कभी भी आपको कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ना ही कोई अननोन सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए। एक गुड इंटरनेट यूजर की तरह आपको कोई भी चीज अगर आप शेयर करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर सकते हैं। आप उतने ही लोगों को ऐड करिए जितने लोगों को आप पर्सनली जानते हैं। किसी भी अननोन ऐसे पर्सन को ऐड मत करिए जिसे आप नहीं जानते हैं, जो आपकी प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लोगों को ये चीज बहुत सिंपल लगती है कि क्या हो गया, मैंने तो ऐड कर लिया, किसी भी पर्सन को ऐड कर लिया फेसबुक पे, पर ये बाद में फ्यूचर में आपके साथ में इससे संबंधित क्या घटना हो जाए, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इतने सारे मतलब उनको आजकल ब्लैकमेल किया जा रहा है प्रोफाइल्स को यूज करके। हमारे पास में इतने सारे केसेस आए हैं और आज रोज एक केस आता है। कभी स्नैपचैट के माध्यम से किसी की प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता है, कभी जो इंस्टाग्राम है उसके माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से। तो हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमें जो जरूरी चीजें हैं जैसे आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। फेसबुक पे एक नया ऑप्शन आया है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल को लॉक करना चाहिए। लॉक करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल होगी उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉक है
और अगर आप कोई आपके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी लेता है तो वो स्क्रीनशॉट भी कैप्चर नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप इसको हमेशा यूज करिए। लोग अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर बढ़े। और जैसे कि इसमें लिखा है कि गुड इंटरनेट यूजर की तरह आपको यूज करना चाहिए। मतलब आपको खुद भी किसी की अदर किसी की प्रोफाइल पे कभी बैड कमेंट नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग मजाक में अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल पे लिख देते हैं कुछ भी, मतलब कुछ भी कमेंट लिख देते हैं। तो उसका भी मतलब इसके लिए भी आईटी एक्ट में ऑफेंस कहा गया है इसको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की चीजें भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए। और जैसे बच्चे हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ उनके साथ में तो वो कई दिन तक शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो उनको हमें समझाना चाहिए कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, अपने जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको इन्फॉर्म करें। और अगर ऐसे कोई भी सेक्सुअल रूमर है जो आप इस तरीके की चीजें भेजते हैं, शेयर करते हैं, प्रोफाइल हैक कर रहे हैं, तो उनके प्रोफाइल को तुरंत रिपोर्ट करें। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि मान के चलिए अगर कोई भी ऐसा साइबर बुलिंग का केस है या स्टॉकिंग का केस है कि कोई पर्सन है जो आपको बार बार आपकी प्रोफाइल पे आके स्टॉक कर रहा है, आपकी फोटोज पे कमेंट कर रहा है, आपको वीडियो कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, तो हमेशा आप जैसे उसको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक आपने किया वो अच्छी बात है, पर उसके साथ में उसकी जो भी मैसेज है और जो भी चैट है उसको हमेशा सेव करके रखना चाहिए एज अ प्रूफ। एक कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि सारी जो भी डिटेल्स है उसको डिलीट कर देते हैं। आप डिलीट मत करिए, उसको सेव करके रखिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी आप उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो वो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल होता है। और अगर ऐसी कोई भी घटना हुई है किसी के साथ तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। इसी तरह साइबर स्टॉकिंग होती है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है ऑनलाइन स्टॉकिंग के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन डराने या परेशान करने के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। पीछा करना कहते हैं एक बार, मतलब किसी को फॉलो करना फोन कॉल के माध्यम से, इंस्टेंट मैसेज के माध्यम से, या फिर ईमेल के माध्यम से, या जो भी अदर कम्युनिकेशन मोड है या जो भी संचार माध्यम है उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का पीछा करना स्टॉकिंग कहलाता है। ये कुछ टर्म्स है क्योंकि मतलब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप के साथ में मान के चलिए किसी के व्यक्ति के साथ में अगर कोई भी घटना होती है तो वो किस उसमें उसको कंप्लेन उसकी रजिस्टर करे। तो ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली अगर कोई हमारे पीछा कर रहा है, डरा रहा है, तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये भी एक केस हुआ था जो ये भारत का पहला साइबर स्टॉकिंग का मामला ही दर्ज हुआ था जिसमें मनीष कथुरिया थे और एक महिला थी रितु कोहली। उनका उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अवैध रूप से उनका पीछा किया था। उनके नाम का यूज करके एक ये असली वेबसाइट थी जिसमें कि आपत्तिजनक भाषा और चैट का यूज करके उन्होंने उनके प्रोफाइल को अपलोड कर दिया था और उनका मोबाइल नंबर भी अपलोड मतलब शेयर कर दिया था उसमें। तो इसकी वजह से उनके पास में बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे जिसके बाद में उन्होंने कंप्लेन करी थी। तो ये भी एक गलत यूज है इंटरनेट का कि आप किसी का भी नंबर, क्योंकि आजकल नंबर जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो आप अगर नंबर है, आप किसी के पास नंबर जाता है और वो आपका नंबर कोई थर्ड ऐसी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है तो ये भी एक गलत माना जाता है, ये अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है सेक्सटिंग। सेक्सटिंग मतलब होता है कि किसी भी डिजिटल माध्यम से जो आपत्तिजनक मैसेज है या वीडियो है, ज्यादातर लोग ऐसे बात करते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं। जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, वो ज्यादातर इस तरीके की चीजें करते हैं। जो फोटोज हैं वो शेयर करते हैं, न्यूडिटी वाली जो फोटोज रहती हैं वो, या वीडियो के माध्यम से है, या वीडियो कॉल करते हैं। तो ये सारी चीजें सेक्सटिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आता है।
इट ऑल्सो इंक्लूड टेक्स्ट मैसेज, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। ऐसे ऐसे कोई भी यौन संबंधी मैसेज है या फोटोज हैं या वीडियो है या वीडियो कॉल के माध्यम से या कोई भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से अगर कोई करता है तो वो सेक्सटिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ अपराध है जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे साइबर बुलिंग था, स्टॉकिंग था, ये सेक्सटिंग भी एक अपराध के माध्यम। अगर कोई इसकी रिपोर्टिंग करता है तो ये अपराध माना जाता है। कभी जो बच्चे रहते हैं वो कभी फूल देखने के लिए, अटेंशन पाने के लिए या फिर फ्लर्टिंग के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं, जो कि एक अपराध है। ये भोपाल का ही केस था जिसमें 22 साल के एक लड़के ने 19 साल की लड़की को ब्लैकमेल किया था। उसने पहले कुछ बात की होगी और उसी जो बात थी और जो भी चैट थी और जो वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने जो भी बात की होगी उसका उसने स्क्रीनशॉट लेके उस पर शादी करने का दबाव बनाया। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं, पहले हमें समझ में नहीं आता है पर इसका ही लोग गलत फायदा उठा के अपराध करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन वेबकैम स्कैम। ये बहुत ज्यादा हो रहा है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कभी एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है आपका नंबर, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली एक वीडियो कॉल आता है जो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है और वो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको इस तरीके से मॉक्ड करा जाता है, मतलब उसको एडिट किया जाता है कि जो भी पर्सन है, जो भी सामने जिसके लिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास में कोई वीडियो कॉल आया अननोन पर्सन का और मेरा भी वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरे वीडियो को इस तरीके से वो एडिट करते हैं कि कभी वो अश्लील वीडियो में बना देते हैं, कभी जो चेहरा रहता है वो मेरा ही रहेगा पर जो बॉडी रहेगी वो एक अश्लील बॉडी रहेगी। तो वो फोटो भी बना सकते हैं, उसको वीडियो को ही पूरा मॉफ्ड कर देते हैं, एडिट कर देते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं। और उसको कभी आपने देखा होगा कि जो लोन एप्लीकेशन हैं, ज्यादातर एक केस भी आया था भोपाल का जिसमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के जरिए एक कंपनी में ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने जब पहले कुछ उन्हें और मतलब वर्क फ्रॉम होम के लिए ज्यादातर लोग मान जाते हैं, महिलाएं जो रहती हैं वो मान जाते हैं कि बस एक लैपटॉप ही तो चाहिए या मोबाइल फोन ही चाहिए, हम कर लेंगे। पर उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। उनको भी ऐसा ही हुआ, उनको कुछ पहले टारगेट वर्क दिया गया कि आपको एक हफ्ते में इतना करना है, उन्होंने किया और उसके पैसे भी उन्हें मिले। तो उन्हें लगा कि ये तो अच्छा काम है कि घर पे बैठे बैठे हम कमा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो टारगेट इतने ज्यादा बढ़ते गए कि वो काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो वो कंपनी थी उन्होंने पेनल्टी इम्पोज कर दी, मतलब पेनल्टी लगाना शुरू कर दी। वो पेनल्टी बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 लाख रुपए हो गए। जब वो पेनल्टी नहीं भर पाए तो सेम कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ से लोन ले लीजिए और लोन के माध्यम से जो भी वो पेनल्टी उसे भर दीजिए और बाकी का जो भी लोन अमाउंट है वो ईएमआई के रूप में आप हर महीने पे करते जाना। पर उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट वो बढ़ाते गए कि जो भी लोन अमाउंट था वो भी 6 से 7 लाख रुपए हो गया। तो वो जो व्यक्ति थे उनकी जॉब तो चली गई, कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा और उसके साथ में वो जो लोन था वो भी उन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर ये सब इलीगल रहता है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं रहती है। फिर उनसे बोला गया कि जो आप लोन ले रहे हैं उसके लिए उनके लैपटॉप में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएगी। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक परमिशन का ऑप्शन आता है, आप वो परमिशन को एक्सेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो भी आपकी कॉन्टेक्ट है, सबसे कम जो एमबी की चीज रहती है वो कॉन्टेक्ट रहती है। फोटोज और वीडियोज जो आपके फोन में स्टोर रहते हैं वो काफी लार्ज एमबी के होते हैं, कभी कभी जीबी में रहते हैं, तो वो इतनी जल्दी एक्सेस नहीं हो पाते। बट जो कॉन्टेक्ट लिस्ट रहती है वो बहुत जल्दी इजीली एक्सेस हो जाती है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट परमिशन के माध्यम से एक्सेस किया और उसके बाद में उनको डराना शुरू कर दिया, उनके जो फोटोज थे, उनके वीडियोस थे, उनको एडिट किया, मॉफ्ड किया किसी अश्लील फोटो के साथ में, अश्लील वीडियो के साथ में, और उन्होंने डराया कि अगर आप हमें पैसे वापस नहीं करोगे तो हम ये आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे या फिर हम आपको आपका जो ये वीडियो है वो आपकी कांटेक्ट में शेयर कर देंगे। तो लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, पर हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो भी उनका मेन मोटिव क्या रहता है, जो फ्रॉडिस्टर उनका मेन मोटिव ही ये रहता है कि आप डर जाए और वो आपसे पैसे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है वो विक्टिम से ले पाए। तो इस तरीके की चीजें होती है ऑनलाइन वेबकैम स्कैम में। ये भी एक केस था बेंगलुरु का, एक
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सोचिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इतने ज्यादा टेक्निकल होंगे, जो मोस्टली जो उनका वर्किंग रहता है वो एक ऑनलाइन ही रहता है, पर वो भी इस चीज में फंस चुके थे। उनके पास में भी सेम एक वीडियो कॉल आया जिसमें महिला अपने कपड़े उतार रही थी। मतलब आप ये देखिए कि आपकी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, एक सामने वाला पर्सन है जो वीडियो कॉल कर रहा है और वो उसमें वो ऐसा खुद ही दिखा रहा है, खुद से मतलब खुद ही अश्लील चीजें कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करके उन्होंने एडिट करके और इसका गलत इस्तेमाल करके उनसे 2 लाख रुपए शायद डिमांड किए थे, जिसके बाद में पुलिस कंप्लेंट की गई थी। लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्री प्रिकॉशन सबसे ज्यादा यही है कि हमें कभी भी रैंडम नंबर से वीडियो कॉल नहीं अटेंड करना चाहिए। आपके फोन में एक साइलेंट अननोन कॉलर का भी ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, आप उसको भी एक्टिवेट करके रखिए कि इस तरीके की कभी भी अननोन कॉल आती है तो वो ऑटोमेटिक साइलेंट रहे, आपको दिखेंगी नहीं। अगर आप गलती से कभी भी ऐसे वीडियो कॉल उठाते हैं तो आप अपना कैमरा बंद करके उसको उठाएं। पहले आप अपना कैमरा ऑफ कर लें या फोन को आप बैक करके फिर उसको उठाएं, तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये भी ये भी एक केस आया था जो कि तेलंगाना के आई थिंक कलेक्टर के साथ में हुआ था। मतलब ये है कि आज के टाइम पे इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है और ऑनलाइन सभी लोग क्योंकि यूज कर रहे हैं सारी चीजें, इसलिए जो फ्रॉडस्टर हैं, जो हैकर्स हैं, वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो कितना टेक्निकल हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अच्छे आईएएस आईपीएस हो, ये फ्रॉड कहीं ना कहीं सभी के साथ हो सकता है। तो उनके साथ में भी सेम हुआ था कि उनकी जो वो कलेक्टर थे उनकी सेम फेसबुक प्रोफाइल बनाई, उनसे जो भी उनके कांटेक्ट थे उनको मैसेज भेजा कि हमें 5,000 रुपए की अर्जेंट नीड है। और उनके फिर किसी एक फ्रेंड ने उनको कॉल किया। और ज्यादातर जो फ्रॉडस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 से मतलब रात के टाइम पे ऐसे मैसेज करते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ सच में अर्जेंसी हो सकती है। तो अगर आपके पास में इस तरह के मैसेज आते हैं तो आप एक बार पहले कॉल करके उनसे कंफर्म करिए कि आपके आपके नंबर से ये मैसेज आया है, क्या आपने भी किया है। तो इस चीज से पहले आप क्लियर कर सकते हो। तो उनके साथ में भी सेम इंसिडेंट हुआ था। फिर उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कॉल किया, फिर पता चला कि उनके ही जैसे एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है, जिसकी बाद में रिपोर्टिंग की गई। फोटोमॉर्फिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपकी जो फेस है वो किसी अन्य पर्सन की बॉडी के साथ में यूज करके उसको पब्लिश करते हैं और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं। ये ज्यादातर लोन ऐप फ्रॉड में होता है, वेबकैम स्कैम में भी होता है, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पहचान चोरी। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप कोई भी अपलोड करते हैं ऑनलाइन, इसको मिसयूज करके जो अटैकर्स हैं वो हार्म करते हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराते हैं। अगर किसी की भी आप व्यक्तिगत जानकारी को चुराते हैं जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो ये अपराध माना जाता है। इसमें भी जो हमलावर रहते हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, उनकी निजी जानकारी और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके प्रोफाइल को हैक करके आपके फ्रेंड के प्रोफाइल पे कभी गलत कमेंट चले जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने ही वो कमेंट किए हैं। पर वो ज्यादातर वो इसी माध्यम से होता है कि फेसबुक जो प्रोफाइल थी वो हैक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ना, मैं आपको बता रही थी तेलंगाना नहीं, वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ में एक ऐसा हुआ था कि उनकी जो फर्जी फेसबुक अकाउंट बना के और उनके कॉन्टेक्ट से पैसे मांगने की कोशिश की गई थी। ऑनलाइन ट्रोलिंग मतलब होता है कि जैसे कि
बच्चे रहते हैं, बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उसमें एक दूसरे को उकसा देते हैं, मतलब इस तरीके की चीजें बोलते हैं जिससे उन पे मेंटल प्रेशर बनता है। और काफी ज्यादा ऐसे केस आते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुछ भी ऐसा बोला कि जिस वजह से उसने ओवर रिएक्ट कर दिया, परेशान कर दिया। इसमें कभी कभी जान भी चली जाती है लोगों की। तो वो सब ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में आता है। सेक्सुअल ग्रूमर मतलब होता है कोई एक वयस्क, मतलब जो 40 से 50 एज का 30 से 50 के एज का रहता है। वो पर्सन बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उनके साथ में या तो यूं शोषण मतलब यूं कोई संबंध बनाए, या फिर उनसे इस तरीके की